तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल का पार्ट 2, यानी आपको सेकेंड वीडियो दी जा रही है न्यूमेरिकल का। पहले कल जो हमने आपको वीडियो दिया था उसमें हमने कुल 6 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल के कराए थे। वीडियो लॉन्ग हो जाने के कारण मुझे वहां पे बंद करना पड़ा, ताकि मैं सेकेंड पार्ट में बाकी जो क्वेश्चन होगी वो करा दूंगी। तो आज सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट में जितने भी 7 क्वेश्चन से लेके आपका जो बचा हुआ 14 क्वेश्चन कुल हमको कराना था, तो कुल मिला के 8 क्वेश्चन आज हम कराएंगे। ठीक है, तो क्योंकि 6 कल कराए थे, 8 आज करा देंगे, कुल 14 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। और इसके पहले जितने भी हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियो दिए हैं, या केमिस्ट्री के जितने भी 2 नंबर वाले या 3 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो दिए हैं, आप वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम क्या है, क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय साक्षी मिश्रा के नाम से हमने एक ही प्लेलिस्ट बनाया है। उसमें टॉपिक वाइज वीडियोस भी हमने ऐड किया है, और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस के सीरीज चल रहे हैं वो भी उसी में वीडियो ऐड हो रही है। ठीक है, तो सभी वीडियो एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आपको अगर यूपी बोर्ड का पेपर पैटर्न देखना है कि क्लास 12 का पेपर पैटर्न या पेपर कैसा होता है, तो आप देख सकते हैं। हमने अपने चैनल पे 5 वीडियो यानी 5 पेपर दिखा रखा है। मैथ छोड़ के हमने बायोलॉजी दिखाया है, क्योंकि हम बायोलॉजी से थे, तो मेरे पास बायोलॉजी का पेपर था, वो हमने दिखाया है। आपको सभी पेपर के वीडियोज जो है वो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। क्लास 12 यूपी बोर्ड पेपर पैटर्न के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पे आपको वीडियोस देखने को मिल जाएगा। अब ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियो आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को कर देंगे शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। अपने कमेंट्स या डाउट आप यहाँ पे, या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है, वहां पे आप पूछ सकते हैं। मेडिको एस्पिरेंट के नाम से है, साक्षी मिश्रा मेडिको एस्पिरेंट के नाम से, वहां पे आप पूछ सकते हैं। अब ये जो वीडियो है इसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 से देखेंगे, क्योंकि 6 क्वेश्चन हमने कल के 1 घंटे वाली वीडियो में देख लिया था। आज हम जो वीडियो है इसमें क्वेश्चन नंबर 7 से आपके क्वेश्चन देखेंगे। तो हमने आपको बताया था कि फिजिकल केमिस्ट्री से ही ज्यादातर आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं, वो भी 2 चैप्टर से, एक विलियन वाला चैप्टर, दूसरा जो आपका इलेक्ट्रोड विभव वाला चैप्टर है, या कह सकते हैं सेल वाला जो चैप्टर है उससे। तो आज दूसरे चैप्टर का कुछ क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे कि मोलर चालकता क्या होगा, तुल्यांकी चालकता से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। फिर अभिक्रिया की कोटि का हम क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की रिएक्शन देखेंगे। ये सब हम यहाँ पे क्वेश्चंस या इस टाइप के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7वां आपका क्या है कि 0.05 मोल वैद्युत अपघट्य के विलयन की विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व की जगह विशिष्ट चालकता भी लिख सकता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, विशिष्ट चालकत्व तो कितना दिया गया है, 298 केल्विन दिया गया है। और अब जो 298 केल्विन पर विशिष्ट चालकता का मान कितना है, वो है आपका 0.001 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि मोलर चालकता का जो मात्रक है वो साइमन में होता है, विशिष्ट चालकता का जो मात्रक है वो साइमन में होता है, इसलिए इसका मान साइमन में दिया गया है। और हमसे पूछा क्या है, मोलर चालकता क्या है ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको कल बताया था कि 4 स्टेप में न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है। फर्स्ट स्टेप में पहले जो चीजें आपको दी है, मान लीजिए आपको ये न्यूमेरिकल में कुछ नहीं आ रहा है, आपको सॉल्व करने नहीं आता, या आपको फॉर्मूला भी याद नहीं है, फिर भी आप कम से कम जो क्वेश्चन में चीजें दी है वो तो लिख लेंगे। तो सबसे पहले दिया क्या है ये लिखते हैं, यानी क्वेश्चन में गिवन डेट क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, 0.5 मोल कोई वैद्युत अपघट्य या विलेय है जिसकी विशिष्ट चालकता भी दी गई है। यानी सबसे पहले आपको मोल देखने को मिल रहा है, वो भी कितना, 0.05। ठीक है, ये किसका मोल है, एक वैद्युत अपघट्य का। फिर क्वेश्चन में क्या दिया है कि विलयन की विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व या चालकता को K से डिनोट करते हैं। तो K का मान कितना दिया गया है, 0.001। अब इतना स्टाइल में देने की क्या इनको जरूरत थी, डायरेक्ट 1 दे सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, अगर 0.001 दिया है तो आप भी 0.001 ही लेंगे। अब देखिए, ये तो हुआ कि आपको इतनी ही चीजें दी गई हैं। अब ज्ञात क्या करना है, आपको निकालना क्या है, मोलर चालकता। मोलर चालकता को कैसे डिनोट किया जाता है, तो मोलर चालकता को लेमडा एम से दर्शाया जाता है या डिनोट किया जाता है। ठीक है, लेमडा एम से
प्रेजेंट किया जाता है। अब आपसे मोलर चालकता तो पूछा गया है, अब अगर आपको मोलर चालकता का फॉर्मूला आएगा तो आप सेकेंड स्टेप पे चलेंगे। ये तो हुआ फर्स्ट स्टेप जिसमें आपको चीजें क्या दी हैं वो लिखना होता है क्वेश्चन से। सेकेंड स्टेप में हम फॉर्मूला लगाते हैं, थर्ड स्टेप आपका कैलकुलेशन का होता है, फोर्थ स्टेप आपका आंसर का होता है। 4 स्टेप में आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, मोलर चालकता निकालना है। तो मोलर चालकता का फॉर्मूला क्या हो जाता है, मोलर चालकता का जो फॉर्मूला है वो बहुत सिंपल है। देखिए सवाल कठिन नहीं होता, बस आपने अपने माइंड को ऐसा कह रखा होता है कि ये न्यूमेरिकल आपसे नहीं बनेगा, बट ऐसा नहीं है। 1-2 बार पहले क्वेश्चन पढ़ें, जो चीजें क्वेश्चन में दिया है वो लिखें और समझें कि निकालना क्या है, फिर उससे रिलेटेड फॉर्मूला लगाएंगे, फिर कैलकुलेशन करेंगे और आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो हमें एम और के दिया गया है, मोलर चालकता लेमडा एम पूछा जा रहा है। तो लेमडा एम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, विशिष्ट चालकता यानी कापा गुणे 1000 बटे एम यानी मोलर या मोल। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। इतना सिंपल सा फॉर्मूला बस आपको याद होगा तो आप बड़े ही आसानी से मोलर चालकता निकाल लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, लेमडा एम यानी मोलर चालकता अगर निकालेंगे तो के का मान दिया ही है 0.01 और गुणे में हम 1000 लिखेंगे क्योंकि ये फॉर्मूले का है, बटे में मोल कितने दिए गए हैं 0.05 मोल दिया गया है। ठीक है, 0.05 मोल दिया गया है। अब इसको सॉल्व करना है तो ये अगर इसके बाद अगर आपको कैलकुलेशन नहीं समझ में आएगा तो आपको खुद ट्राई करना पड़ता है। कैलकुलेशन स्टूडेंट्स का पार्ट होता है लेकिन फिर भी हमको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए जब इसका कैलकुलेशन आप करेंगे तो सबसे सिंपल आप 0.001 को चाहे आप 0.001 लिखे चाहे डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कि लेमडा एम इज इक्वल यानी मोलर चालकता इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/0.05। ठीक है, 1/0.05 हो जाएगा। अब जब हमने यहाँ का यानी कि जो मोलर चालकता है ये आपका जो के का मान है, के के मान का अगर हमने ये तीनों जीरो हटाया है तो यानी कि हमने दशमलव हटाने के लिए तीनों जीरो हटाया है, दशमलव हटाने के लिए तीनों जीरो हटाया है। तो जब दशमलव हटेगा तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 100 का गुणा कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी हम क्या करेंगे 100 का गुणा कर देंगे। क्यों, ताकि ऊपर का दशमलव हट गया है, अब नीचे वाला जो मोल का मान था 0.055 इसका भी दशमलव हमको हटाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें ऊपर नीचे 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो जब गुणा करेंगे तो ये वाला दशमलव हट जाएगा और मोलर चालकता जो निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, मोलर चालकता। यहाँ पे ये जो 100 है इसका गुणा अगर हम 1 के साथ करेंगे तो 100 ही आएगा और 100 का गुणा अगर आप 0.05 से करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये केवल 5 में चेंज हो जाएगा क्योंकि इसका दशमलव हमको हटाना था। तो 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएगा, दशमलव भी हट जाएगा, केवल 5 बच जाएगा। अब 5 का भाग अगर आप 100 में देंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक है, 20 आएगा यानी कि मोलर चालकता लेमडा एम कितना आ गया 20 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका मोलर चालकता का प्रतीक होता है या मात्रक होता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका वैल्यू लिखेंगे। यही आपका आंसर है, कुछ नहीं करना था, केवल मोलर चालकता का जो फॉर्मूला है ये आपको आना चाहिए। लेमडा एम इक्वल टू कापा यानी विशिष्ट चालकता गुणे 1000 बटे एम होता है। तो विशिष्ट चालकता का मान यहाँ देखिए 0.001 है और 1000 हमने फॉर्मूले से लिखा। फिर 0.005 जो है इसके दशमलव को हटाने के लिए ऊपर नीचे 100 से गुणा करेंगे और उसके बाद भाग दे देंगे तो आपका जो मोलर चालकता है वो निकल जाएगा। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं जो कि क्या है, तुल्यांकी चालकता से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब देखिए अगर हमने मोलर चालकता से रिलेटेड क्वेश्चन करा दिया है, अगर मान लीजिए ये सेम क्वेश्चन नहीं आएगा तो इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन अगर ज्यादा से ज्यादा क्या चेंज करेगा, ये वैल्यू चेंज कर देगा, मोल की जगह कोई और मान दे देगा और यहाँ पे जो चालकता है यहाँ पे कोई और मान दे देगा और कुछ चेंज नहीं करेगा। कभी भी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट कोई चेंज नहीं कर सकता, बस वैल्यू चेंज किया जा सकता है। तो अगर हमने मोलर चालकता से रिलेटेड एक क्वेश्चन बता दिया है, कुछ भी चेंज करेगा, मान लीजिए कि मोलर चालकता का मान दे दिया, के का नहीं दिया है, तो आप क्या करेंगे, के को मोलर चालकता की जगह ले आएंगे और मोलर चालकता को के जगह ले जाके ये फॉर्मूला
बना लेंगे और इसी तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट कर ले, फिर 8वां क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और पूछा जाने वाला सिंपल क्वेश्चन है। ज्यादा कठिन न्यूमेरिकल्स नहीं आते, बस आपका ऐसा माइंडसेट पता नहीं क्यों है। जैसे क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है कि किसी विलयन की विशिष्ट चालकता के का मान दे दिया। हमने कहा विशिष्ट चालकता हो या चालकत्व हो, दोनों सेम होता है, दोनों को के से डिनोट किया जाता है, बस पढ़ने का तरीका आपका अलग है। ठीक है, जैसे विशिष्ट चालकता के का मान दे दिया गया कितना, 26 गुणे 10 घाते -2, यानी 26 का गुणा 100 के साथ हो रहा है। ठीक है, 10 घाते -2 का मतलब है 100। ठीक है, साइमन सेंटीमीटर दिया है और विलयन की सांद्रता कितनी है, विलयन की सांद्रता सी का मान कितना दे दिया गया है, 2 है। तो आपसे पूछा गया है कि विलयन की तुल्यांकी चालकता यानी इक्विलिब्रियम जो वॉल्यूम है वो ज्ञात कीजिए, तुल्यांकी चालकता ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो चीजें दिया गया है वो लिख लेते हैं। ठीक है, दिया क्या है, सबसे पहले विलयन की विशिष्ट चालकता आपको दी गई है, के का मान कितना दिया गया है, 26 गुणे 10 घाते -2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। फिर विलयन की सांद्रता सी का मान भी दे दिया गया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर या 2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर दिया गया है। अब पूछा जा रहा है कि विलयन की तुल्यांकी चालकता का मान, यानी कि आपको क्या ज्ञात करना है, लेम्डा ई क्यू। ई क्यू का क्या होता है, ई क्यू जो है इक्विलिब्रियम वॉल्यूम कहा जाता है, जिसको हम तुल्यांकी चालकता हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो लेम्डा ई क्यू का मान आपको ज्ञात करना है। ये तो हमें पता चल गया क्वेश्चन से इतनी चीजें। अब आपको सेकंड स्टेप में क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना है। तो लेम्डा ई क्यू यानी तुल्यांकी चालकता का फॉर्मूला क्या होता है, तुल्यांकी चालकता का जो फॉर्मूला होता है, चालकता का जो फॉर्मूला होता है लेम्डा ई क्यू इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, जैसे अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया मोलर चालकता का, सेम फॉर्मूला है, बस मोल की जगह सांद्रता लिखेंगे। ठीक है, तो K इंटू क्या हो जाएगा 1000, ये तो सेम रहेगा। नीचे जहां पे पहले मोलर चालकता में मोल था, यहाँ पे तुल्यांकी चालकता में सांद्रता हो जाएगा। ठीक है, यानी C हो जाएगा। अब इसी में अगर हम वैल्यू का जो मान है वो रख देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लेम्डा ई क्यू यानी कि तुल्यांकी चालकता के का मान कितना दिया गया है, 26 गुणे 10 घाते -2, 26 गुणे 10 घाते -2 दिया गया है। गुणे 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 को आप 10 घाते -3 लिख सकते हैं, 10 घाते -3 लिख सकते हैं, यानी 10 गुणे 10 करेंगे 100, 100 का गुणा फिर से 10 बार करेंगे तो 1000। ठीक है, तो 1000 को हम 10 गुणे -3 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 10 गुणे -3 लिख देंगे। बटे सांद्रता का मान कितना दिया गया है, 2 मीटर, यानी 2 रख देंगे। अब देखिए 2 से 26 को काटेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा, 13 आ जाएगा, 13 दूनी 26। उसके बाद यहाँ पे 10 घाते -3 और 10 घाते -2 को जब घटाएंगे तो केवल 10 बचेगा। तो यहाँ पे लेम्डा ई क्यू यानी तुल्यांकी चालकता इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 गुणे आपका 10 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने 10 घाते -2 को और 10 घाते -3 को घटा देंगे, ऊपर का घात जो है वो घटेगा क्योंकि नीचे का सेम है, तो ऊपर का घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन हम घटा रहे हैं तो फिर से माइनस हो जाएगा, इसीलिए -1 या कर सकते हैं केवल 1 बचेगा। तो 13 गुणे 10 हो जाएगा और इसका जब गुणा करेंगे तो लेम्डा ई क्यू का जो मेन आंसर आपका आएगा, लेम्डा ई क्यू का जो मेन मान आ जाएगा या आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 130, 13 गुणा करेंगे 10 में तो 130 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिखे हैं, क्योंकि तुल्यांकी चालकता का मात्रक साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो कितना सिंपल था, के का मान दिया गया था, सी का मान दिया गया था, फॉर्मूला लगाया, हमने सॉल्व किया थोड़ा सा, उसके बाद आपका आंसर आ गया जो कि हमको निकालना था। तुल्यांकी चालकता वो कितनी आई है, 130 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर है। स्क्रीनशॉट कर ले, फिर क्वेश्चन नंबर 9 आपका देखेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें 3 चीजें आपसे पूछा गया है। सबसे पहले आपको प्रतिरोधकता यानी रो का मान निकालना पड़ेगा, फिर आपको चालकता यानी के का मान निकालना है, फिर तीसरा आपको मोलर चालकता लेमडा एम का भी मान निकालना है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा, जैसे कि 3 या 4 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा। आया कब कब है तो 25 में 2 सेट में देखा गया था, 24 और 23 और उसके पहले 22 में भी ये क्वेश्चन आया है। यानी रेगुलर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगर ज्यादा से ज्यादा चेंज करेगा तो सबकी वैल्यू चेंज कर देगा, लेकिन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट नहीं चेंज करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि 0.1 मोल लीटर या मोल प्रति लीटर KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन से भरे 100 या कह सकते हैं हजार सेंटीमीटर लंबाई कितना दिया गया है 1000 सेंटीमीटर लंबाई तथा 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी R के स्तंभ पर प्रतिरोध कितना दिया गया है 5000 ओम है। अब पूछा क्या गया है कि इसकी प्रतिरोधकता पहले निकालिए, फिर चालकता और मोलर चालकता को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो वैल्यू दिया गया है वो लिख लेते हैं। दिया क्या गया है क्वेश्चन में, सबसे पहले आपको मोल प्रति लीटर जो दिख रहा है ये मोल का मान है, वो भी किसके मोल का मान KOH के मोल दिए गए हैं। तो मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0.1 हो जाएगा। ये आपका M का मान दिया गया है, वो भी किसमें मोल पर लीटर में। फिर KOH के विलयन से भरे 1000 सेंटीमीटर लंबाई, L का मान भी आपको दे दिया गया है। कितना L का मान भी आपको दिया गया है 1000 सेंटीमीटर। आप चाहें तो इसको 10⁻³ भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें ऐसे ही अभी जरूरत है। 10⁻³ लिखेंगे तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद आपको 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या भी दी गई है, यानी स्मॉल r का मान कितना दिया गया है 0.5, ठीक है, सेंटीमीटर। इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसको मीटर में नहीं चेंज करेंगे, तो ये सेंटीमीटर में ही रहेगा। उसके बाद आपको क्या दिया गया है स्तंभ का प्रतिरोध भी दिया गया है, यानी कैपिटल R का मान दिया गया है, वो भी कितना है 5000। अब हम इस 5000 को केवल चेंज करेंगे ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5000 को 5 × 10⁻³ लिख सकते हैं। 5 × 10⁻³ R का मान लिख सकते हैं। अब पूछा क्या गया है आपसे प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए, यानी रो का मान आपको निकालना है। उसके बाद चालकता K का मान आपको निकालना है और मोलर चालकता लेमडा M का मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम प्रतिरोधकता निकालेंगे। प्रतिरोधकता का फॉर्मूला क्या होता है, पहला हम क्या निकाल रहे हैं, सबसे पहले हम प्रतिरोधकता निकालेंगे जो कि होता है रो इज इक्वल टू R यानी कैपिटल R इंटू ए अपान L यानी लंबाई होता है। ये प्रतिरोधकता रो का फॉर्मूला है जो कि हमें पहला निकालना है। बाकी तो सब वैल्यू हमको दी गई थी। देखिए विलयन का मोल कितना दिया गया है 0.1, लंबाई दिया गया है 1000 सेंटीमीटर, क्वेश्चन से हमने देखा। त्रिज्या आपको 0.5 सेंटीमीटर दिया है क्वेश्चन में, मीटर है सेंटीमीटर में है तो हम मीटर में चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमें जरूरत होती तो हम कर लेते। अगर आप मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻² से गुणा करेंगे, तो इसका मतलब कैलकुलेशन आपका बढ़ेगा, इसलिए हम 0.5 सेंटीमीटर ही लेके इसको चलेंगे। उसके बाद ओम का मान कितना दिया गया है 5000, ओम का मान 5000 दिया गया, यानी प्रतिरोध 5000 है। तो हम इसको चाहें तो 5 × 10⁻³ भी लिख सकते हैं, तो हमने 5 × 10⁻³ लिख दिया। अब हमें प्रतिरोधकता पहले निकालना है, जिसके लिए हमें क्षेत्रफल का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल R का मान तो दिया गया है और L का मान भी दिया गया है, लेकिन आपको क्षेत्रफल का मान नहीं दिया गया है, यानी क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा। तो यहीं पे हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ताकि ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाए। क्षेत्रफल A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा πr² होता है, πr², ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो पाई का मान कितना होता है, पाई का मान आपका होता है 3.14 इंटू R कितना दिया गया है 0.5 दिया गया है,
त्रिज्या कितनी दी गई है, त्रिज्या का ही स्क्वायर करते हैं ना, तो त्रिज्या 0.5 क्वेश्चन में दिया गया है, तो 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, a इज इक्वल टू 3.14 गुणे 0.25 आ गया। अब इनका गुणा कर देंगे तो a का जो मान निकल के आएगा, क्षेत्रफल जो निकल के आएगा वो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 या कह सकते हैं 0 कितना आ जाएगा, 0.785। ये आप गुणा करके देख लीजिएगा। जब आप 3.14 का गुणा 0.25 से करेंगे तो 0.785 सेंटीमीटर आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हमें क्षेत्रफल इसलिए पहले निकालना पड़ेगा ताकि हम इसमें a में मान रख सके। ठीक है, तो यहां से हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। अब अगर हम इस फॉर्मूले में सभी वैल्यू को रखेंगे तो क्या आएगा आपका, प्रतिरोधकता रो इज इक्वल टू आर का मान कितना दिया गया है, ये देखिए आर जो प्रतिरोध है ये 5000 था, जिसको हमने 5 गुणे 10 घाते -3 में कन्वर्ट किया है। तो 5 गुणे 10 घाते -3 गुणे ए का मान कितना है 0.785 अभी हमने निकाला, 0.785 अभी हमने निकाला। और एल का मान कितना है 1000 सेंटीमीटर, लंबाई कितना दिया गया देखिए 1000 सेंटीमीटर लंबाई है, तो 1000 सेंटीमीटर हम लंबाई लिख लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 1000 सेंटीमीटर लंबाई है और 5000 भी देखिए, 5000 में जो अब हमने क्या किया था 10 घाते -3 लिख दिया था ताकि ये 1000 अलग हो जाए और 5 अलग हो जाए। तो हम ये 1000 का जो 3 जीरो है इसको हम ये 10 घाते -3 से काट सकते हैं, दोनों 1000 ही तो है, तो काट देंगे तो केवल क्या बचेगा 5 गुणे 0.758। और जब आप 5 गुणे 0.758 का गुणा करेंगे तो आपका प्रतिरोधकता रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पहले तो लिख देते हैं 5 गुणे 0.785, ये आपका बचा क्योंकि हमने 1000 से 10 घाते 3 को काट दिया है। तो जब गुणा करेंगे तो मेन आपका आंसर जो निकल के आ जाएगा वो क्या निकल के आएगा, रो इज इक्वल टू 3.925 ओम। ठीक है, ओम में क्यों, ओम सेंटीमीटर आएगा क्योंकि प्रतिरोधकता जो है इसको ओम सेंटीमीटर इसका मात्रक होता है, इसलिए इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 3.925 ओम सेंटीमीटर। आप इसका गुणा करके देख लीजिएगा, 0.785 का 5 से गुणा करेंगे 3.925 ओम सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो कितना आसान था, पहला हमने निकाल दिया प्रतिरोधकता। क्या किया, सबसे पहले जो वैल्यू था वो लिखा, फिर प्रतिरोधकता का फॉर्मूला होता है रो इंटू कैपिटल आर यानी प्रतिरोध इंटू क्षेत्रफल बटे लंबाई। क्षेत्रफल पता नहीं था तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई का मान 3.14 होता है, आर स्क्वायर 0.5 दिया था, स्क्वायर करेंगे 0.25 आ जाएगा, गुणा करेंगे 0.785 क्षेत्रफल आ जाएगा। क्षेत्रफल का मान आर के साथ गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो 10 घाते 3 था 1000 से कट जाएगा, दोनों सेम ही है, चाहे 10 घाते 3 लिखिए चाहे 1000 लिखिए, तो ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 5 गुणे 0.785, दोनों का गुणा करेंगे तो 3.925 ओम सेंटीमीटर आपका प्रतिरोधकता का मान आ गया है। अब सेकंड आपको क्या निकालना है, चालकता। चालकता जब निकालेंगे तो चालकता सेकंड यहां से निकालते हैं। चालकता का फॉर्मूला क्या होता है, चालकता के से डिनोट किया जाता है। तो चालकता का फॉर्मूला जो होता है, एक मिनट थोड़ा नीचे से लिखेंगे, चालकता सेकेंड जब निकालेंगे आप मान तो चालकता K इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/ρ। प्रतिरोध का जो भाग होता है वही आपका क्या कहलाता है, चालकता, या प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही चालकता कहते हैं। देखिए अगर आप देखेंगे तो चालकता क्या है, K व्युत्क्रम अनुपाती प्रतिरोध के या प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को ही चालकता कहेंगे। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे रो का पहले ये फॉर्मूला रखेंगे तो आपको इतना कैलकुलेशन फिर करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम डायरेक्ट रो का जो मान निकाले हैं ये 3.925 ये यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से आपका जो आंसर आएगा चालकता K इज इक्वल टू वो 1/1 क्या आ जाएगा, यहां से 3.925 रखेंगे, ये
रो का मान हो गया। अब जब हम इसको ऊपर भाग करेंगे एक से, जब हम एक का भाग 3.25 से करेंगे या इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसको घटा देंगे एक में से, इसको ऊपर ले आएंगे, रो के मान को ऊपर ले आएंगे, घटाएंगे तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, k इज इक्वल टू 2, यहां से दशमलव के पहले आप देखिए ऐसे घटाते हैं, मान लीजिए 3.25 है, एक घटाना है तो दशमलव के पहले वाले अंक के आप नीचे लिखेंगे एक को, ये ऐसा नहीं है कि 5 के नीचे लिख देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके जो दशमलव की संख्या है, दशमलव के बाद जो संख्या है अगर आप घटाएंगे, मान लीजिए एक के पीछे कोई संख्या होती है और दशमलव लगा के होती तो आप उसके पीछे लिखते, लेकिन केवल एक है, दशमलव नहीं लगा है तो हम ऐसे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2, 9, 2, 5, ये इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा। या पूरी तरह से अगर घटाएंगे तो इसका मान जो निकल के आएगा वो 2547 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आएगा, एक घटाने पर 0.2547 साइमन सेंटीमीटर, साइमन प्रति सेंटीमीटर, ये आपका चालकता के का मान आ गया है। तो दो चीजें हमने निकाल ली। थर्ड आपसे क्या पूछा गया है, मोलर चालकता लैम्डा एम का मान। तो यहाँ पे हम थर्ड निकालेंगे इतने में कि मोलर चालकता एम का मान क्या होता है। तो मोलर चालकता तीसरा यहाँ पे निकाल रहे हैं, मोलर चालकता लैम्डा एम, इसका फॉर्मूला अभी अभी हमने आपको बताया था कि कापा के इज इक्वल टू 1000 अपान कैपिटल एम होता है। तो अगर वैल्यूम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, के का मान कितना निकाला अभी हमने, जो मान निकाला है वो रखेंगे। आप चाहे तो ये के का फॉर्मूला भी रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा लॉन्ग आपका कैलकुलेशन हो जाएगा, इसीलिए जो वैल्यू हम निकाल चुके हैं वही रखेंगे। तो के का मान 0.2547 हमने निकाला है, इसका गुणा 1000 से करेंगे क्योंकि फॉर्मूले में है, और m कितना था 0.1, m का मान कितना दिया गया है, मोल कितना है 0.1 मोल है। अब जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे दशमलव हटाएंगे, 1000 का गुणा अगर आप 0.2547 से करते हैं तो दशमलव हट जाएगा और लैम्डा एम का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 547, और ये एक दशमलव है तो एक से भाग आप देंगे नहीं, क्योंकि 0.1 का मतलब है यहाँ पे एक है, तो अगर आप एक का भाग 2547 से देंगे तो आपका 2547 ही आएगा। तो ये जो आपका आएगा किसमें आएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल में आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमने आपकी तीनों चीजें जो निकालनी थी, जैसे कि मोलर चालकता और उसके बाद कापा के का मान और प्रतिरोधकता का मान निकाल दिया है। बस यहाँ पे क्षेत्रफल आपको पता हो जाएगा तो आप प्रतिरोधकता निकाल लेंगे। प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम ही चालकत्व कहलाता है, तो प्रतिरोधकता का 1/, कर देंगे क्योंकि एक आपका फॉर्मूले में है, रो आपका नीचे है, तो रो का मान जो है बटे में कर देंगे तो ये के का मान निकल जाएगा। के का मान जब निकलेगा तो यहाँ के का वैल्यू रख देंगे, 1000 से गुणा करेंगे, और मोल कितना है 0.1, 0.1 का मतलब है कि एक यहाँ पे है, तो एक से जब आप भाग देंगे तो वही चीज आएगी, तो यहाँ पे 2547 आपका आंसर आ जाएगा। अब दशमलव कहाँ गया, तो 1000 से जब गुणा करेंगे तो देखिए 3 जीरो है, इधर भी 3 जीरो इधर से आप लेंगे तो 1000 का जो यहाँ पे जो दशमलव है वो हटा देगा, 1000 का जीरो जो है वो यहाँ के दशमलव को हटा देगा, तो आपका 2547 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल या प्रति मोल आपका आंसर हो जाएगा। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आपको थोड़ा ये क्वेश्चन हार्ड लगा होगा पर उतना नहीं है, एक दो बार आप खुद से इसको रफ में लगाइएगा। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपका देखते हैं। तो 10वां क्वेश्चन आपका सेल से रिलेटेड क्वेश्चन है। सेल वाला क्वेश्चन कितने लोगों को कठिन लगता है, बहुत सरल होता है। देखो कैसे लगाया जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि निम्न अभिक्रिया वाले सेल का वैद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपको ज्ञात करना है। ईएमएफ जो होगा वो निकालना है।
अब आपको एक रिएक्शन देगा, ये रिएक्शन से पहली बात तो आपको कोई मतलब नहीं है, रिएक्शन के नीचे जो वैल्यू या मान दिया होता है इससे आपको मतलब है। रिएक्शन केवल आपको डराने के लिए देता है ताकि एग्जाम में आप ये क्वेश्चन देखें और डर से छोड़ दें, ऐसा नहीं है, केवल रिएक्शन आपको डराने के लिए दिया गया है और ये जो नीचे का वैल्यू है इससे आपको मतलब है। अब जैसे रिएक्शन क्या है, Zn सॉलिड यानी जिंक का ठोस प्लस 2Ag प्लस इक्वस जो रिएक्शन करके क्या बनाता है, Zn2 प्लस इक्वस प्लस 2Ag सॉलिड बनाता है। ये क्वेश्चन आया कब है, तो 2020 के EW या EWF सेट में और 2025 के KE सेट में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आपको रिएक्शन से कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे है, ये जो नीचे कुछ वैल्यू आपको दिए गए हैं, ये पहला वैल्यू ये दिया गया है और दूसरा वैल्यू ये दिया गया है, इन्हीं दोनों वैल्यू से मतलब है, बाकी पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये केवल थ्योरी तरह लिखता है ताकि आप देख के डर जाएं। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे E0 यानी कि E0 या E सेल का मान कितना दिया गया है, जिंक Zn2 प्लस, और ये आपका जो ऐसे पाई होता है ये सेल को डिनोट करता है, सेल के कनेक्शंस को डिनोट करता है। अगर 2 पाई होगा तो सेल का पूरा कनेक्शन किया गया है, 1 पाई है इसका मतलब सेल के आधे कनेक्शन किए गए हैं, ये कनेक्शंस को डिनोट करता है, तो इससे आपको डरना नहीं है। तो ये Zn प्लस का आयन और जो Zn है यानी जिंक जो है वो Zn प्लस का 2 आयन बनाता है और इसका वैल्यू कितना दिया गया है, -0.76 वोल्ट। ठीक है, ये दिया गया है। ऐसे ही आपको Ag प्लस और एक सिंबल जो पाई है ये सेल को डिनोट करता है, Ag इक्वल टू प्लस 0.80 वोल्ट दिया गया है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले EMF जब ज्ञात करते हैं ऐसे क्वेश्चंस के, जब आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी EMF विद्युत वाहक बल निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज है, वैल्यू क्या है आपका E नॉट Zn2 प्लस और स्लैश Zn इज इक्वल टू -0.76 वोल्ट है। ये किसको डिनोट करेगा, यहां से देखो सेल के पहली बात तो 2 आपके टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, तो ये मान लीजिए आपका पहला जो मान है ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है और सेकंड वाला मान सेल का निगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, तो इसका अगर पॉजिटिव टर्मिनल है तो इसको हम एनोड लिखेंगे। उसके बाद अगर हम सेकेंड मान जो दिया गया है, कितना दिया गया है, E0 Ag प्लस का स्लाइस Ag इज इक्वल टू प्लस 0.80 वोल्ट, ये आपका क्या हो जाएगा, सेल का निगेटिव टर्मिनल है जिसको हम कैथोड से डिनोट करेंगे। समझ में आया, यही आपको बस अलग करना था। तो जब आप EMF निकालेंगे तो सेल के जो मान दिए होंगे, जैसे आपका रिएक्शन 2 भाग में कंप्लीट हो रहा है, पहले जिंक है फिर आपका Ag प्लस है, तो कैसे करेंगे, जिंक जो पहले धनायन होगा उसको लिखते हैं, उसके बाद जिंक का इधर से ऋणायन जो होगा, जैसे यहाँ से धनायन वाला लेंगे फिर स्लैश लगा के जिंक सॉलिड वाला लेंगे फिर वैल्यू लिख देंगे। इसी तरह से पहले धनायन लिया गया है फिर यहाँ से जिंक को लिया गया है, Ag का बिना धनायन वाला मान लेंगे, दोनों का वैल्यू रख देंगे। अब दोनों वैल्यू आपको दिया गया था, यहाँ से पहला पॉजिटिव टर्मिनल का हम मान लिखेंगे तो इसको एनोड मान लेंगे, दूसरा निगेटिव टर्मिनल का अगर मान लिखेंगे तो इसको कैथोड मान लेंगे। अब EMF निकालने का मतलब है कि आपको E सेल का मान निकालना पड़ेगा। E सेल से आपका एक फॉर्मूला होता है, E सेल का अगर फॉर्मूला क्या होगा आपका, E0 सेल इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E0 एनोड, यही आपका बेसिक सा फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या EMF निकालने का। ठीक है, यानी आपको EMF निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, E सेल का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, E सेल निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे E0 सेल वैसे ही लिखेंगे क्योंकि हमें ये निकालना ही है। कैथोड का मान कितना दिया गया है, 0.80 दिया गया है, 0.80 दिया गया है। अब फॉर्मूले का हम माइनस ले लेंगे, फिर आपका एनोड का मान कितना गया है, -0.76 वोल्ट दिया गया है। अब जब ये माइनस है, ठीक है, ये आपका
क्वेश्चन का माइनस है, ये आपका क्वेश्चन या फॉर्मूले का माइनस है, और ये आपका वॉल्यूम का माइनस है। तो जब घटाएंगे तो ये आपका पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो क्या आएगा 0.80 प्लस 0.76, दोनों को जोड़ देंगे तो आपका मान आएगा 1.56 वोल्ट। और यही हमेशा ई सेल का मान होता है। कहीं भी ई सेल का आप वैल्यू देखेंगे तो वो माइनस में या कह सकते हैं प्लस में 1.56 वोल्ट होता है। यही आपका आंसर हो गया। यानी सीधे सीधे इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं थी। एनोड और कैथोड हमने इसलिए समझाया ताकि आपको ये समझ में आए कि माइनस क्या करना है। वैसे अगर आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, यहाँ से दोनों वैल्यू को लेंगे और घटा देंगे तो ई सेल निकल जाएगा। ई सेल जो होगा वही आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मान होता है, क्योंकि इसको वोल्ट में डिनोट किया जाता है तो हमने वोल्ट में भी लिख दिया है। ठीक है, तो ज्यादा कठिन ये क्वेश्चंस नहीं होते, केवल आपको ये हवा बनाने के लिए ये क्वेश्चन ऐसे दिए गए होते हैं। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर ऐसा ही एक क्वेश्चन और कराएंगे ताकि ये इस टाइप का जो आपको क्वेश्चन है वो थोड़ा क्लियर हो जाए। इस बार रिएक्शन जो होगा उसमें आपको रिएक्शन के साथ ही वैल्यू देखने को मिलेगा। यानी ये वैल्यू तो देखने को मिलेगा ही, और यहाँ पर रिएक्शन में भी कुछ वैल्यू होंगी। तो उस टाइप के क्वेश्चंस भी थोड़े से चेंज करके लगाए जाते हैं। तो ये पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन था, केवल आपको वैल्यूज को ऐड करनी थी। तो क्वेश्चन नंबर 11वां भी आपका बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब है क्या आपका कि 298 केल्विन पर निम्न सेल का ईएमएफ ज्ञात कीजिए। इस बार हमने जो रिएक्शन है वो अलग कलर से लिखा है ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन में रिएक्शन भी है। ठीक है, जैसे कि अभी जो क्वेश्चन आपको बताया उसमें सब एक ही कलर से लिख दिया था तो रिएक्शन आपको ज्यादा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है। तो क्या है, निकिल स्लैश निकिल का आयन, वो भी इसका मान दिया गया है 0.01 मोल। आपको इसके वैल्यू रिएक्शन के किसी भी वैल्यू से या रिएक्शन से आपको मतलब नहीं होता। नीचे के जो ये वैल्यूज अलग से आपको दिए जाएंगे इसका मतलब होता है। ठीक है, तो ये आपका कितना दिया गया है, निकिल का जो मान है 0.01 मोल दिया गया है। और ये आपके सेल के दोनों टर्मिनल को डिनोट करता है या सेल पूरा करा गया है इसको बताता है। और Ag प्लस उसके बाद इसका मान भी 0.1 मोल दिया गया है, तो इससे भी आपको मतलब नहीं है। मेन क्या आपसे मतलब है, रिएक्शन के नीचे ये जो दोनों वैल्यू दिया गया है, ये सबसे पहला वैल्यू आपका क्या दिया गया है कि ई नॉट निकिल के आयन स्लैश निकिल, वो भी इसका मान कितना है -0.25 वोल्ट, और Ag का मान कितना दिया गया है +0.80 वोल्ट। तो इसमें मान लीजिए इसी क्वेश्चन में दोनों मान अलग करके दिए गए हैं, तो किसी एक को आप क्या मान लेंगे, एनोड, किसी एक को एनोड मान लीजिएगा एक वैल्यू को, और एक वैल्यू को हम मान लेंगे कैथोड। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर। क्वेश्चन में रिएक्शन से जो वैल्यू है उसके वैल्यू से आपको मतलब नहीं होना चाहिए। नीचे के जो ये वैल्यूज दिए होते हैं क्वेश्चन में ही उसके वैल्यू से आपको मतलब है। जैसे ये आपका पहला जो सेल दिया गया है ई नॉट निकिल वाला सेल, ये आपका एनोड मान लीजिए, सेल का एनोड टर्मिनल है, और Ag वाला जो सेल है ये आपका कैथोड टर्मिनल है। अब हमने जैसे पहले क्वेश्चन में ई नॉट सेल का वैल्यू रखा था, यहाँ पे दो फॉर्मूले लगेंगे। एक बार आपको ई नॉट सेल बराबर कैथोड माइनस एनोड का मान रख के घटाना पड़ेगा, उसके बाद आपको निर्णय समीकरण लगाना पड़ेगा। तो जैसे हमने अभी आपको ई नॉट सेल का एक फॉर्मूला बताया था, या ई नॉट सेल का एक फॉर्मूला बताया, वो क्या था कि ई नॉट कैथोड, या कह सकते हैं कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये फॉर्मूला था। ये आपका ईएमएफ निकालने का सिंपल फॉर्मूला है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको निर्णय समीकरण भी लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है उसमें इस रिएक्शन का भी मान दिया गया है, तो कहीं न कहीं आपको ये रिएक्शन का निर्णय समीकरण में मान रखना पड़ेगा। तो एक फॉर्मूला आप ये लगाएंगे ई नॉट सेल का, सेकेंड फॉर्मूला आप क्या लगाएंगे, निर्णय समीकरण, निर्णय समीकरण। और निर्णय समीकरण क्या होता है जरा आप कमेंट करके हमको बता दीजिएगा कि निर्णय समीकरण क्या होता है। वैसे हम यहाँ पे बता ही देते हैं निर्णय समीकरण क्या होता है, E इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ठीक है, E इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस में
ये फॉर्मूले का ही मान है 0.5291 या 0.591 और उसके बाद लॉग बेस ई या लॉग। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूले में यहाँ पे दो वैल्यू दिए होंगे, जैसे यहाँ पे दो सेल दिया गया है, एक एनोड एक कैथोड। अब यहाँ पे मान लीजिए हमें एनोड क्या दिया गया है, Ni प्लस करके दिया गया है, तो हम ऊपर क्या लिखेंगे Ni+2 का आयन, ठीक है, और बटे में क्या लिख देंगे इस बार Ag प्लस का आयन, और दोनों का हम स्क्वायर करेंगे, दोनों का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। और ये जो स्क्वायर करेंगे इसकी वैल्यू आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे Ag प्लस का मान क्या दिया गया है, दोनों को वैल्यू दिए गए हैं। जैसे ये आपका जब Ni2 का यानी निकिल का आप स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे -0.25 का स्क्वायर कर दीजिएगा और यहाँ पे 0.80 का स्क्वायर करेंगे, बाकी सब सेम रहेगा। आपको ई सेल निकालना ही पड़ेगा। देखिए ई सेल निकालेंगे तो क्या करेंगे, कैथोड कौन है प्लस 0.80 वोल्ट, तो प्लस 0.80 वोल्ट माइनस 0.25 वोल्ट आप करेंगे तो इसका जो मान आएगा वो यहाँ ई सेल की जगह रखेंगे, बाकी इधर के मान आप वैसे ही रखेंगे। जैसे E = E0 सेल हमने ऐसे ही रखा है, अभी सेल का हमने मान नहीं निकाला है, -0.591/2 और ये हो गया लॉग। अब यहाँ पे हमें निकिल का स्क्वायर करना है, निकिल का सेल वाला जो मान है उसका क्या है 0.25 वोल्ट है, 0.25 वोल्ट है, वो भी माइनस के साथ, तो पूरा लेंगे माइनस के साथ स्क्वायर करेंगे बटे Ag का मान कितना दिया गया है 0.80 वोल्ट, इसका भी स्क्वायर करेंगे। तो जब दोनों का स्क्वायर करके आप भाग देंगे तो आप करके देख लीजिएगा, लेकिन स्क्वायर करके जब आप भाग देंगे तो यहाँ पे log 1 आ जाएगा। कितना आएगा, log 1 आएगा, और log 1 का मान 0 होता है। log 1 का मान क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ पे जब 0 रख देंगे, मान लीजिए ये log 1 आया और ये बाकी सब सेम है, 0.591/2 सेम है, माइनस E0 सेल ये भी आपका सेम है = E, ये इतना पूरा आपका सेम है। बस यहाँ पे जब दोनों का स्क्वायर करेंगे, 25 का स्क्वायर करेंगे और 80 का स्क्वायर करेंगे, भाग देंगे तो 1 आ जाएगा और ये log 1 हो जाएगा। log 1 का मान 0 होता है, तो यहाँ पे बराबर के या माइनस के इधर का जो पूरा मान है ये क्या हो जाएगा, माइनस के इधर का पूरा मान 0 हो जाएगा। केवल बचेगा आपका क्या E0 सेल = E। अब यहाँ पे ये तो मान पूरा 0 हो गया, माइनस की इधर का मान पूरा 0 हो गया। अब E0 आप कैसे निकालेंगे, हमने बता ही दिया है कि एनोड और कैथोड, ये फॉर्मूला दिया गया है, कैथोड का मान 0.80 है और एनोड का मान 0.25 है, घटा देंगे ई सेल का मान आ जाएगा और ई सेल का मान जो आएगा वही आपका ई का मान हो जाएगा, वही आपका ई का मान हो जाएगा, यानी वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बस ये दोनों वैल्यू घटा के यहाँ पर रख देना है, बाकी वही आपका आंसर हो जाएगा। ये हमने पूरा सॉल्व कर दिया है, थोड़ा सा आपको सॉल्व करने के लिए छोड़ रहे हैं, केवल ये दोनों वैल्यू घटाना है और यहाँ ई सेल का मान रख देना है, बाकी यही ई का मान भी हो जाएगा। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 12वां आपका देखते हैं, जो कि अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया के वेग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 12वां आपका क्या है कि आपको दो रिएक्शंस दिए गए हैं जो कि पहले से कंप्लीट हैं। अगर मान लीजिए इसमें चेंज करता तो क्या करता। पहले क्वेश्चन क्या है कि अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए जिसका वेग व्यंजक निम्नलिखित है। पहला आपका क्या है R, यानी कि R आपको क्या दर्शाता है, अभिक्रिया के वेग को R से या दर को R से डिनोट किया जाता है। तो अभिक्रिया का वेग या दर R = K आपका कांस्टेंट है, A आपका अभिकारक की सांद्रता का वेग होता है या अभिकारक की सांद्रता होती है, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि आपको पता चले कि ये A की सांद्रता का मान दिया गया है, फिर B के सांद्रता के भी मान दिया गया है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन क्या है, A की सांद्रता का एक वैल्यू और B की सांद्रता का एक वैल्यू दिया गया है। अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन चेंज करता तो क्या करता है यहाँ पे कि आपको एक रिएक्शन दे देता है A + B, जिससे कोई प्रोडक्ट P बन रहा है,
प्रोडक्ट P बन रहा है। तो मान लीजिए पहले का अगर क्वेश्चन अगर आपको डायरेक्ट नहीं देता, रिएक्शन देता, तो कैसे देता, यहाँ पे A के ऊपर आपको वैल्यू दे देता 1/2, B के ऊपर 3/2 दे देता। तो पहले आपको इसको किसमें चेंज करना पड़ता, वेग या दर के रूप में लिखना पड़ता। तो आप लिखते क्या, R इक्वल टू K ब्रैकेट में A की सांद्रता और उसका मान 1/2 इंटू B की सांद्रता उसका मान 3/2। फिर आप हल करते, फिर आप क्या करते, हल करते। तो हल करने के लिए क्या करेंगे, कोटि का मान जब आप निकालते हैं तो क्या किया जाता है, अभिकारक के घातों का योग किया जाता है। अभिकारक आपका जो तीर के पीछे वाला जो अणु होते हैं वो अभिकारक पढ़े जाते हैं, बाकी ये आपका उत्पाद है। जैसे A प्लस बी आपका क्या है, अभिकारक, उससे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो उत्पाद P है। तो अभिकारक A और B का जो घात है उनका योग करेंगे। A का घात कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 1/2, तो 1/2 प्लस 3/2 आप करेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको चेंज करना पड़ता है। अब आपको पहले से सॉल्व करके दिया है, यानी रिएक्शन न देके डायरेक्ट ये सोल्यूशन दे दिया है। अब यहाँ से आपको आंसर निकालना स्टार्ट करना है। मान लीजिए ये सोल्यूशन न देके रिएक्शन देता, फिर आप इसको पहले वेग या दर के समीकरण के रूप में लिखते। वेग या दर समीकरण के रूप में लिखने के बाद आप घातों का योग करते। आप चाहें तो ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, दोनों के घातों का योग करके आंसर लिख दीजिए, लेकिन ये गलत मेथड है। पूरा स्टेप वाइज मेथड क्या है कि पहले अभिक्रिया का वेग आप निकालेंगे या वेग या दर समीकरण के रूप में लिखेंगे इस अभिक्रिया को। उसके बाद जब कोटि निकालेंगे तो क्या करेंगे, ए का मान कितना है, ए का वैल्यू है आपका, ए की सांद्रता का घात कितना है 1/2 प्लस बी की सांद्रता का घात का योग कितना है 3/2। अब जब दोनों को आप जोड़ेंगे या एलसीएम लेंगे तो इधर तो आ गया 2 और ये आपका कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका 3 1 4। तो भाग कर देंगे तो टोटल जो सांद्रता आएगी पहले क्वेश्चन का, जो कोटि का मान आएगा वो 2 आ जाएगा। यानी इस अभिक्रिया की कोटि का मान कितना है, 2 है। तो ये पहला आंसर हमने निकाल दिया। इसी तरह से मान लीजिए सेकंड जो है वो डायरेक्ट सॉल्व करके यहाँ पे दिया गया है, तो यही हम सॉल्व कर लेते हैं। ए का घात कितना दिया गया है, कोटि जब निकालेंगे यहाँ पे तो ए का घात 3/2 प्लस बी का घात -1 है, तो -1 लेंगे, लेकिन नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 ले सकते हैं। जब इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2 और इस 2 का गुणा आपको एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे करना पड़ेगा। तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 3 ऐसे ही लिखेंगे, 3 ऐसे ही लिखेंगे और माइनस ये 2 का गुणा हमें इधर साइड नहीं करना पड़ेगा, एक साइड केवल करते हैं, प्लस इसका गुणा हम केवल 1 के साथ करेंगे, इसके साथ तो माइनस का 1 आ जाएगा और घटाएंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 मिनट, 2 का गुणा आप 1 के साथ करेंगे तो 2 आएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा कितना 1/2। ये आपका आ जाएगा बी वाले क्वेश्चंस का कोटि का मान। ठीक है, तो सबसे सरल है, अगर अभिक्रिया देगा तो आप दर समीकरण में लिखेंगे, फिर कोटि का मान निकालेंगे, और अगर मान लीजिए दर समीकरण दिया है तो आप डायरेक्ट कोटि का मान निकाल के आंसर लिख देंगे। दोनों तरीके से कैसे निकाला जाता है मैंने बता दिया। अगर यहाँ पर रिएक्शन देता तो आप ऐसे करके निकालते, और डायरेक्ट दर दे दिया है तो आप कोटि का मान डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 13वां आपका देखते हैं, जो कि अभिक्रिया के वेग का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 13वां आपका क्या है कि एक अभिक्रिया के लिए एक अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है। मान लीजिए कोई एक अभिक्रिया है जो कि क्या है, ए, जिससे प्रोडक्ट क्या बन रहा है आपका पी बन रहा है, जिससे प्रोडक्ट आपका पी बन रहा है। अब इस अभिक्रिया के लिए जो अभिक्रिया की कोटि क्या है, वो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। कितने कोटि की अभिक्रिया है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। तो पहले अगर हम इस अभिक्रिया के लिए वेग या दर स्थिरांक निकालें, अभिक्रिया का वेग या दर स्थिरांक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू के, और हमेशा अभिकारक की सांद्रता का घात लिया जाता है। तो अभिकारक क्या है, A होता है, ये जो इधर साइड होगा वो आपका अभिकारक होगा, अभिकारक, और ये आपका पहले ही बता दिया है उत्पाद है। ठीक है, तो A की सांद्रता का घात लिखेंगे। अब अभिक्रिया की कोटि कितनी है, 2, तो 2 कोटि की अभिक्रिया है, यानी A की सांद्रता का घात कितना हो जाएगा, 2। प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती तो अभिकारक की सांद्रता का घात 1 होता,
शून्य कोटि की अभिक्रिया होती तो अभिकारक के यानी अभिकारक ए की सांद्रता के घात में हम 0 लिखते हैं। ठीक है, तो ये घात बताता है कि आपकी जो रिएक्शन है, जो अभिक्रिया है, वो कौन सी कोटि का है। ठीक है, तो ये हमने इस समीकरण के लिए क्या लिख दिया, वेग या दर स्थिरांक लिख दिया। अब अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है, इसलिए इसके ए की घात जो है हमने 2 लिखा है। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि अभिक्रिया का वेग कैसे प्रभावित होगा यदि अभिक्रिया की जो सांद्रता C है वो पहले क्या कर दी जाए, दोगुनी कर दी जाए। अभिक्रिया की सांद्रता A जो है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हमने A लिया है, वैसे सांद्रता को C से डिनोट किया जाता है, लेकिन इस अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता को हमें क्या करना है, पहले आधा करना है, फिर या पहले दुगुना किया जाता है, फिर उसी सांद्रता को आधा कर दिया जाता है। यानी यहाँ पे 2 शर्तें दी गई हैं। पहला शर्त ये है कि जो आपने ये रिएक्शन लिखा है, ए से उत्पाद जो बन रहा है उसमें जो अभिकारक ए की सांद्रता है, अगर पहले उसको आधा यानी दुगुना कर दिया जाए और फिर उसी सांद्रता को आधा कर दिया जाए तो अभिक्रिया की जो पूर्ण सांद्रता होगी वो क्या होगी। ठीक है, तो मान लीजिए हम पहला निकाल रहे हैं, पहले क्वेश्चन को हल करेंगे। अगर हम सांद्रता A को दुगुना कर दें तो A क्या है आपका, A की सांद्रता, ये A की सांद्रता है, इसको हम क्या कर रहे हैं, 2A कर दे रहे हैं, यानी इसके सांद्रता को हम दुगुना कर रहे हैं। तो जब हम A की सांद्रता को 2A करेंगे तो हम क्या करेंगे, अब इस R के इक्वेशन में या दर समीकरण में अगर मान रखें तो R इज इक्वल टू K, ए तो ऐसे ही रहेगा, या कर सकते हैं ए की सांद्रता को हम दुगुना कर रहे हैं। पहले केस में सांद्रता को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले केस में हमने सांद्रता को दुगुना किया है या दुगुनी कर दी। ठीक है, सांद्रता को दुगुनी कर दी। तो अगर हम इसमें यानी आर में या इसका इस दुगने किए जाने के बाद सांद्रता का दर समीकरण जब निकालेंगे पहले क्वेश्चन के लिए, तो यहाँ पे a की जगह हम क्या लिख देंगे, हमने माना है कि सांद्रता दुगनी हो गई यानी a की जगह 2a हो जाएगा। तो 2a का हम क्या करेंगे, इस बार स्क्वायर करेंगे, 2a का स्क्वायर करेंगे तो r इज इक्वल टू k और यहाँ आ जाएगा 4a। ठीक है, 4a आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे k भी है तो पहले 4a जो है वो ब्रैकेट में आएगा। अब k के साथ गुणा कर देंगे तो r इज इक्वल टू 4 आगे आ जाएगा और k a स्क्वायर। ठीक है, ये आपका वेग का मान आ जाएगा या दर समीकरण आ जाएगा। यानी पहले केस का आंसर क्या आएगा कि जो वेग है वो आपका क्या हो जाएगा, वो 4 गुना हो जाएगा। जब आप इस अभिक्रिया के सांद्रता को दुगुना कर देंगे यानी 2a कर देंगे तो वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही पूछा जा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे कि वेग भी क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। ये आपका पहला आंसर आ गया। यानी पहला हमने क्या किया करना था, सांद्रता को दुगुना करना था, यानी a की जगह 2a करेंगे, 2a का स्क्वायर करेंगे 4a आ जाएगा, यानी कि वेग जो है वो दुगुना 4 गुना हो गई है। जब अभिक्रिया की सांद्रता को हमने दुगुना किया तो वेग 4 गुना हो गई। अब अगर हम सांद्रता को यानी a को आधा कर दें यानी a/2 कर दें तो क्या होगा, तो यहाँ पे मान लीजिए हमने अब सेकेंड केस लिया है कि अभिकारक की A की जो सांद्रता है अब हम उसको क्या कर रहे हैं, दूसरे शर्त के अकॉर्डिंग आधा कर रहे हैं। आधा करने का मतलब है a/2 करेंगे। ठीक है, तो जहां पे हमने दर समीकरण लिखा है ये फॉर्मूला, आप इसको फॉर्मूले के रूप में यूज करेंगे। तो दर समीकरण क्या था, r इज इक्वल टू k और a का स्क्वायर था। तो यहाँ पे हमने इस बार सांद्रता को आधा किया है तो यानी a/2 का हम स्क्वायर करेंगे, a/2 रख देंगे a की जगह। तो इसको हल करेंगे तो r इज इक्वल टू k और ये आपका क्या हो जाएगा, a/4 आ जाएगा, a/4 आ जाएगा। और यहाँ पे a का भी स्क्वायर होगा, 1 मिनट, a का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर यानी 4, तो a की स्क्वायर बटे 4 आ जाएगा। अब इसको ब्रैकेट से बाहर करेंगे तो इसके लिए दर समीकरण या r का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, k a का स्क्वायर बटे 4। यानी सीधे सीधे हम कह सकते हैं 1/4, क्या कह सकते हैं 1/4। इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं 1/4 भी लिख सकते हैं। यानी जो वेग है वो क्या हो जाएगा, वेग 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। समझ में आया। यानी जब आप अभिक्रिया
एक ही सांद्रता को दुगुना करेंगे तो वेग भी 4 गुना हो जाएगा, और जब आधा करेंगे सांद्रता को तो वेग क्या हो जाएगा 1/4 यानी 1/4 हो जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये है, दूसरे का ये है। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आखिरी क्वेश्चन देखते हैं आज के इस वीडियो का। तो क्वेश्चन नंबर 14वां आपका क्या है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कितना दिया गया है 60 पर सेकेंड या 60 पर एस दिया है, यानी 60 सेकेंड दिया गया है, और अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता भी दे दी गई है 1/10। भाग बचने में कितना समय लगेगा, यानी आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सूत्र लगाना है, जिससे आपको टी यानी समय ज्ञात करना है कि आपको पूरे रिएक्शन में 1/10 भाग बचाने में कितना समय लगेगा। ये ऐसा ही सेम क्वेश्चन 2025 में आया था, जिसमें आपसे पूछा क्या गया था, जहां पे अभिक्रिया की सांद्रता थी, यहाँ पे प्रारंभिक जो सांद्रता है इसका मान 1/16 दे दिया गया था, बाकी सब कुछ सेम था। तो वही हमने बताया कि अगर आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा तो वैल्यू अगर चेंज करेगा तो आप आराम से लगा लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग यानी के का मान दे दिया है कितना, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के का मान है 60 पर सेकेंड, और प्रारंभिक सांद्रता आपको पता होगा किसी भी अभिक्रिया, जैसे मान लीजिए ए जिससे प्रोडक्ट पी बन रहा है तो इसकी प्रारंभिक सांद्रता शुरू में ए ही रहेगी, लेकिन टी समय बाद आप सांद्रता देखेंगे तो ए माइनस एक्स हो जाएगा, या हम कह सकते हैं ए माइनस टी हो जाएगा। ठीक है, तो प्रारंभिक सांद्रता इसके लिए जो है पहले वो क्या रहेगा ए इक्वल टू ए ही रहेगा। ए क्या है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है सांद्रता को, और प्रारंभिक सांद्रता पहले किसी भी अभिक्रिया का ए ही रहता है, टी समय बाद वो ए माइनस एक्स हो जाता है। तो पहले सांद्रता क्या है ए है, फिर टी समय बाद की जो सांद्रता दी गई है वो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, तो टी समय बाद क्या हो जाएगा ए माइनस एक्स हो जाएगा सांद्रता, और इसका मान ए माइनस एक्स का मान हमको दिया गया है 1/10। ये समझ में आया कि पहले प्रारंभिक सांद्रता किसी भी अभिक्रिया का ए होता है, और जब दूसरा जो आपको मान दिया होगा वो टी समय बाद की सांद्रता का मान दिया होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये क्या है टी समय बाद की सांद्रता है, और ये ऊपर ए जो है ये प्रारंभिक सांद्रता का मान है। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन से निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है कितना समय बचा है, और अभिक्रिया कौन सी है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला लगाएंगे जिससे हम टी यानी समय को ज्ञात करेंगे। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला क्या होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है क्या, K इक्वल टू 2.303/T log बेस 10 A यानी प्रारंभिक सांद्रता बटे टी समय बाद की सांद्रता यानी A माइनस एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूले में होता है, ये आपके प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला है। ठीक है, इसको आप याद कर लेंगे। तो अब इसमें अगर वैल्यू रखेंगे तो हमें निकालना क्या है, टी निकालना है, क्योंकि हमें के का मान दिया गया है, लॉग बेस 10 का मान भी हमें पता है, ए का मान ए ही है, और ए माइनस एक्स का मान यानी टी समय बाद की जो सांद्रता है वो 1/10 दिया है, तो यहाँ पे हम 1/10 रखेंगे। तो सभी वैल्यू को रखते हैं। सबसे पहले टी निकालना है, तो टी को हम के की जगह ले आएंगे बराबर के इधर, तो के की जगह हम टी को लाएंगे, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303, और t की जगह k आ जाएगा k, फिर log बेस 10 आपका वैसे ही a माइनस एक्स भी वैसे ही रहेगा। अब इस फॉर्मूले में सबका वैल्यू रखेंगे, तो t इज इक्वल टू 2.303/60 log बेस 10 आपका वैसे ही रहेगा, और a की जगह प्रारंभिक सांद्रता a ही दिया गया है तो a ही रहेगा, और नीचे आपका क्या हो जाएगा टी समय बाद सांद्रता कितनी दी गई 1/10, यानी 1/10 हम यहाँ पे लिख देंगे। तो डायरेक्ट हम 1/10 लिख सकते हैं, या आप इसको a/10 भी लिख सकते हैं, a/10 भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि
ये आपकी t समय बाद सांतता है, तो यहाँ पे a/10 भी आप लिखेंगे क्योंकि 1/10 है। ठीक है, तो a से a आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा, log 10 बच जाएगा, log 10 बचेगा और ये आपका पूरा वैल्यू जैसा है वैसे ही रहेगा। तो इधर क्या कर देंगे, t इक्वल टू 2.303, 60 अभी वैसे रहने देंगे। ये log बेस 10, यहाँ पे log बेस फॉर्मूले में e रहेगा, log बेस e लिखिए या आप 10 भी लिख सकते हैं, 10 ही रहने दीजिए क्योंकि लास्ट में आपको 10 लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे log बेस 10 हो जाएगा और यहाँ पे जब आप log बेस 10 लिखेंगे तो log बेस 10 का एक मान होता है जो कि क्या होता है, log बेस यहाँ पे लिखते हैं log 10 का मान होता है 1। तो यहाँ पे आप 10 की जगह log 10 जहां है वहां 1 लिखेंगे। तो t इज इक्वल टू 2.303 अपान 60 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 1 लिखिए या ना लिखिए उसका कोई मतलब नहीं है। तो 60 का भाग अगर आप 2.303 के साथ दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 0.038 आ जाएगा। 60 का भाग 2.303 के साथ देने पर 0.038 आता है। आप एक बार देख लीजिएगा। तो जो मेन आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0.038 आएगा। और इसको अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसी को हम 3.8 इंटू 10⁻² सेकेंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो आगे के 2 जीरो थे दशमलव के पहले, ये वाले जीरो, इसको हम 10⁻² भी लिख सकते हैं या 10⁻² भी लिख सकते हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फॉर्मूले में k का मान दिया ही था जो कि हमने यहाँ पे 60 लिख दिया। क्योंकि हमें t निकालना था तो t को हम k के पास ले जाएंगे। तो यहाँ पे t हो गया, k आपका t की जगह आ जाएगा। तो हमने k का मान 60 रखा। log बेस 10 आपका फॉर्मूले से ही था। प्रारंभिक सांतता पहले a है, t समय बाद सांतता आपका a/10 या 1/10 है तो इसको हम a/10 भी लिख सकते हैं। a से a कैंसिल हो जाएगा। log 10 का मान 1 होता है। यहाँ पे 1 लिखे या न लिखे उससे मतलब नहीं है। t इक्वल टू 2.303/60 होगा। 2.303/60 का भाग देंगे 0.038 आएगा और इसी को हम 3.8 गुणे 10⁻² सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो ये वीडियो जो है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। 8 क्वेश्चन को हमने इस वीडियो में देखना था, 8 क्वेश्चन हमने देख लिया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को कर दें शेयर ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। अपने कमेंट्स या डाउट आप यहाँ पे या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है, वहां पे आप पूछ सकते हैं मेडिको एस्पिरेंट के नाम से। वहां पे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। फिजिक्स के कल से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे क्योंकि केमिस्ट्री आपका कंप्लीट हो गया। फिजिक्स के हमने 3 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं। केवल 2 नंबर वाले क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराना है, वो हम करा देंगे। इसके जितने भी वीडियोस हैं केमिस्ट्री के वो आपको केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय साक्षी मिश्रा के नाम से आपको केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहां पे केमिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक या जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी वहीं पे मिल रहे हैं। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच।